नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश रामलाल ठाकुर जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका हमारे कानूनी सलाह के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी दर्शकों, आज हम रामलाल ठाकुर जी से जानने वाले हैं बीएनएस के बारे में। जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बीएनएस कहते हैं। असल नाम उसका भारतीय न्याय संहिता है, जो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने जा रहा है। और जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जब बीएनएस आ जाएगा तो जितने भी कानून हैं वो सब बदल जाएंगे और फंक्शनिंग बदल जाएगी, और जो केसेस रजिस्टर होंगे वो अब बीएनएस के तहत होंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका, मेरा और हम सब दर्शकों का जानना कि भारतीय न्याय संहिता किस प्रकार से आईपीसी से अलग है और किस प्रकार से हम सब के लिए लाभदायक बीएनएस हो सकती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बेसिक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो कब से लागू होने वाली है और पृष्ठभूमि क्या है इसकी, आईपीसी को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं हम? जहाँ तक भारतीय न्याय संहिता की बात है, भारतीय न्याय संहिता का जो बिल है भारतीय संसद में 11 अगस्त 2023 को प्रथम बार रखा गया पटल पर। उसके बाद स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति के बाद नवंबर 2023 में स्थायी समिति के प्रतिवेदन के उपरांत 12 दिसंबर को इस जो भारतीय न्याय संहिता का जो प्रथम बिल था उसको वापस लेकर के फिर से भारतीय न्याय संहिता द्वितीय का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में रखा गया। और तदुपरांत इसमें 20 दिसंबर को जो है राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया और 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इसको स्वीकृति प्रदान की। उसके उपरांत ये जब भारतीय राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ तो उसमें ये बात कही गई थी कि 1 जुलाई 2024 से जो है ये तीनों कानून जो है भारत में लागू होंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जहाँ तक इन कानूनों की बात है, ये कोई हमारे देश की प्रगति के साथ और उन्नति के साथ जैसे जैसे तकनीक में परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और भारतीय संविधान की जो मूल भावना है कि हम भारत के लोग सब इस देश के नागरिकों को राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए और अवसर की समानता और सामाजिक न्याय के साथ सबको बराबर न्याय मिले, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है ये संहिताएं तैयार की गई। जी सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं और जब हम आईपीसी की बात करते हैं, तकरीबन 180-190 साल पुराना ये कानून था और गुलामी का प्रतीक ये था। अंग्रेज़ों ने जब ये आईपीसी के कानून लाए या सीआरपीसी के लाए तो उनका माइंडसेट ये था कि हम यहाँ पे राज करने आए, और डेमोक्रेसी का उस टाइम पे कोई ऐसा जोर शोर भी नहीं था। डेमोक्रेसी हमारे देश में भी नहीं थी, और सिर्फ अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ अमेरिका में ही डेमोक्रेसी थी। तो आपको लगता है कि बीएनएस के आने से, भारतीय न्याय संहिता के आने से, जो एक आखिरी जो एक गुलामी का प्रतीक था आईपीसी, अब वो भी चला गया? जहाँ तक गुलामी के प्रतीक की बात करूँ मैं, तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम देशों में, और हमारे देश में ऐसे न्यायविद हुए जिसमें बृहस्पति, कपिल संहिता और उसके उपरांत याज्ञवल्क्य संहिता और उसके उपरांत मनु स्मृति, और इसके अलावा इस प्रकार के कई जो उल्लेख हैं वो न्याय के बारे में किए गए। अर्थशास्त्र का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक ऑफेंस के ऊपर काफ़ी उसका वर्णन आया। लेकिन इन सब के संदर्भ के बाद जब हमारे देश के ऊपर कोई राज सत्ता का परिवर्तन हुआ या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हुआ, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी जो है वहाँ पे इंग्लैंड की महारानी का जब यहाँ पे सत्ता स्थापित हुई तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके बाद जो है कंपनी प्रशासन को और इंग्लैंड की सरकार को ये लगा कि भारत में राज करने के लिए और भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए कुछ कानूनों की ज़रूरत होगी। तो लॉर्ड मैकाले ने जो पुरानी सीआरपीसी, हमारी आईपीसी और ये भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वो निर्माण किया गया था। लेकिन समय समय में समय की ज़रूरत के मुताबिक और जैसे जैसे तकनीक में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे सामाजिक सभ्यता में विकास होता गया, वैसे वैसे इसमें समय समय पर जो है संशोधन किए गए।
और भारत सरकार में ने भी जो इसमें संशोधन किए गए हैं वो जन भावनाओं के अनुरूप और जन प्रतिनिधियों के द्वारा जो जनता की आवाज़ थी, जनता की आवाज़ को एक लिखित रूप से जो है, एक मूर्त रूप जो है दी गई। और इसमें जहाँ तक बात आती है इसके शब्दावली की, जैसे भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता जो है, ये संहिता जो है प्राचीन समय से चला हुआ एक शब्द है। और जो भी न्याय शब्द है, न्याय हमारी भारत की संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, वहां से लिया गया है। और ये जो भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है, भारतीय शब्द वो शब्द है, ये किसी एक भाषा विशेष का शब्द ना होकर के पूरे राष्ट्र का शब्द है। क्योंकि तेलुगु में भी भारतीय शब्द का प्रयोग होता है, नेपाली में भी भारतीय शब्द का प्रयोग होता है, कन्नड़ में भी भारतीय शब्द का प्रयोग होता है। और जो हमारी 12 भारतीय भाषाएं जो मान्य संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन सब में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए ये भारतीय न्याय संहिता का इसको नाम दिया गया है। और न्याय इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि अब इस लोकतंत्रात्मक युग में जो है न्याय की जो अवधारणा है उसको बल देने की जरूरत है, ना कि हमें किसी को दंड प्रदान करने की जरूरत है। जी सर, न्याय का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि न्याय देने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे कानून लेके आएँ जो कि मॉडर्न टाइम्स के साथ कंपैटिबल हो। और जैसा कि आईपीसी में था कि आईपीसी में चेंजेस हुए, पर आईपीसी का एक माइंडसेट काफ़ी ट्रेडिशनल और काफ़ी 200 साल पुराना था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब बीएनएस लागू हो रहा है 1 जुलाई से, जो केसेस अभी चल रहे हैं कोर्ट्स में या फिर जिनमें एफआईआर होने वाली है या कंप्लेंट जा चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, या जिन्होंने अभी रजिस्ट्री के पास जो केसेस गए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जुलाई में वो कोर्ट के समक्ष जाएंगे या उनकी रजिस्ट्रेशन जुलाई में होगी, तो उन केसेस का क्या होगा और क्या रेट्रोस्पेक्टिवली भी ये लागू होगी भारतीय न्याय संहिता? ये तीनों कानून जो है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून एक दूसरे के पूरक हैं। और ये तीनों ही कानून जो है इनका प्रभाव तत्काल आगे के लिए इसका प्रभाव होगा, पीछे से इसका कोई जो इसका लागू नहीं किया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका रहेगा। आगे से जो अपराध होंगे, आगे से जो लोगों को न्याय की जो प्रक्रिया होगी, वो इन नए कानूनों के मुताबिक ही चलेगी 1 जुलाई से। और ख़ास तौर पर इसमें बता दूं कि जो एक आंदोलन देश भर में हुआ था, जिसमें धारा 106(2) का प्रावधान जो था, जिसमें उम्र कैद का जो है प्रश्न उठा था, उस प्रावधान को अभी तक 1 जुलाई से लागू नहीं किया जाएगा। तो उससे भ्रांति ना फैले, इसके लिए उस प्रावधान को अभी तक स्थगित रखा गया है। और जहां तक इस भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसमें कुल जो है अब 39 जो है भाग हैं, और 39 भाग में जो है 358 के करीब इसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। और जो पहले हमारी इंडियन पैनल कोड था उसमें 511 धाराएं थी, उसमें से काफ़ी धाराओं को हटाया गया है और काफ़ी नई धाराओं को इसमें लाया गया है। जहां तक नई धाराओं की बात लगती है, अब देखने में लगता है कि इसमें धाराएं कम की गई हैं। तो क्या अपराध कम हुए? लेकिन धाराएं कम करने से जो प्रभाव है, पहले की जो आईपीसी थी उसमें क्या था कि डेफिनेशन क्लॉज और जो पनिशमेंट क्लॉज था वो अलग अलग था। लेकिन ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें अपराध और उस अपराध की सजा दोनों का प्रावधान एक ही सेक्शन में होने के कारण ऐसा लगता है कि कुछ सेक्शन कम हुए हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें कोई भी सेक्शन ऐसा कम नहीं हुआ है, बल्कि इसमें और नए सेक्शन की पूर्ति की गई है और उनको जोड़ा गया है। और नए सेक्शन में जैसे हमारे संगठित अपराधों की बात करें हम, तो संगठित अपराध को इसमें जोड़ा गया है, और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अपराध को इसमें जोड़ा गया है, और मॉब लिंचिंग जैसी गतिविधियों को इसमें अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और ख़ास तौर पर चेन स्नैचिंग और जो स्नैचिंग का एक नया अपराध हमारे समाज में आया था, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। और कुछ ऐसे अपराध जिनमें भेदभाव होता था और ख़ास तौर पर जो माइनर के एक वर्ड प्रयोग किया जाता था, अब इसमें बालक बालिका की जो उम्र है वो 18 वर्ष से नीचे जितने भी बालक बालिका हैं उनको एक बालक की माइनर की श्रेणी में ही माना जाएगा, और उनके विरुद्ध किया गया अपराध जो है वो अपराध माना जाएगा। और किडनैपिंग और अबडक्शन में भी पहले जो आयु थी वो 16 वर्ष थी, लेकिन उस आयु को बढ़ा करके भी अब 18 वर्ष कर दिया गया। सर फाइन्स की जब हम बात करते हैं, या अक्सर हम देखते थे कि आईपीसी में कई फाइन्स बहुत ही कम थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह के भी हमने सुना है। तो फाइन्स और जो सज़ा का प्रावधान है उसमें भी क्या इंक्रीज़ किया गया है, घटाया गया है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जैसे जैसे मूल्य सूचकांक बढ़ता है या कीमत सूचकांक बढ़ता है, और जैसे जैसे अब दुनिया में
रुपए की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू में कीमतों में उछाल आ जाता है, तो हमारी ये जो इंडियन पैनल कोड था, इंडियन पैनल कोड में जो सजा का प्रावधान था जिसमें जुर्माने की व्यवस्था की गई थी, जो लेकिन जो जुर्माना था वो उस समय के मुताबिक सही था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो जुर्माना 50 रुपये, 100 रुपये या 20 रुपये का जुर्माना जो है आज के दौर में प्रासंगिक नहीं लगता था। तो इसलिए उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वो इस तरह से बदलाव किए गए हैं जो कि सामाजिक परिवेश और भारत की आर्थिकी को देखते हुए और हमारे जो समाज का जो आर्थिक ढांचा है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव किया गया। और खास में कुछ सजाएं उनको कड़ा किया गया और कुछ सजाओं को बढ़ाया गया। उन सजाओं को बढ़ाने के पीछे जो हेतु था वो हेतु ये था कि अब जैसे जैसे समाज में तकनीक बढ़ रही है, विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो अपराध में भी दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ताना बाना थोड़ा सा अब बदलाव की तरफ जा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी सख्ती की गई है, लेकिन साथ में उसमें मानवीय पहलू को भी ध्यान रखा गया है कि जो पहली बार गलती करेगा, जैसे कोई हल्के अपराध की गलती करेगा, कोई छोटी 5,000 से कम की कोई चोरी करता हुआ पाया जाता है या कोई नशे में पाया जाता है, तो उसके लिए अब एक कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान किया गया, जो कि इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया आयाम स्थापित किया गया है। और उस भारतीय न्याय संहिता में ये जो कम्युनिटी सर्विस है, समाज सेवा का जिसको नाम दिया गया है, अगर किसी व्यक्ति के पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं है तो वो समाज सेवा कर करके भी उस जुर्माने की राशि के एवज में जो है ना, सेवा कर करके जो है अपने अपराध की पूर्ति कर सकता है। सर, कम्युनिटी सर्विस का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का एक प्रावधान है, और ख़ासकर फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर्स होते हैं और जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते, वहाँ पे लोगों को कम्युनिटी सर्विस करवा के उनको एक चेंज लाने की उनमें पहल की जाती है। तो इंडिया में कम्युनिटी सर्विसेज के लिए क्या गाइडलाइंस अभी बन रही हैं और कैसे कम्युनिटी सर्विसेज लागू होंगी? इंडिया में कम्युनिटी सर्विसेज कोई वैसे नया अध्याय नहीं है, ये पहले भी था, लेकिन इसको कानूनी रूप जो दिया गया वो भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से दिया गया है। और कम्युनिटी सर्विसेज में जैसे हॉस्पिटल में जाकर के सेवा करना, या हॉस्पिटल का जो किचन है उसमें जाकर के खाना बनाना, या कम्युनिटी सर्विस में ये भी आता है कि जैसे हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, हमारा बस स्टैंड हो गया, हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए पानी पिलाने की सुविधा है, सीनियर सिटीजन के लिए उनका सामान ढोने की व्यवस्था करना है, या उनको सीट प्रोवाइड करवाने की जो व्यवस्था करना, ये सारा कम्युनिटी सर्विस में आता है। उसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज में ये भी आता है, जैसे हमारे अनाथ आश्रम है, हमारे वृद्ध आश्रम है, इन वृद्ध आश्रम में भी जाकर के सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, अनाथ बच्चों की सेवा करना, या कोई एजुकेटेड अपराधी है जो शिक्षित है तो वो जाकर के अनाथ आश्रम में बच्चों को शिक्षा पढ़वाना, उनको एक ट्यूशन का वर्क करवाना, ये कम्युनिटी सर्विसेज में ये सारे प्रकल्प जो हैं जोड़े गए हैं। और पहले भी जो हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसमें भी कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान था, और कई मामलों में जो है ना कम्युनिटी सर्विस के लिए बोला जाता था अपराधी को, और वो करते भी थे। और वर्तमान परिदृश्य में कई बार क्या होता है कि अपराध कई बार परिस्थितिवश भी हो जाता है, जैसे पहली बार चोरी करना हो सकता है, गरीबी के कारण भी चोरी हो सकती है, हो सकता है मानसिक विकार के कारण भी चोरी हो सकती है, लेकिन एक बार की चोरी के लिए उसको स्थायी रूप से सजा देने से अच्छा है कि उसको समाज सेवा में लगाया जाए, ताकि उसका मानसिक भी विकास हो सके और आगे के लिए वो इस प्रकार की गतिविधि में ना शामिल हो, और उसको मानसिक रूप से संतुष्टि भी मिले कि मैंने कोई ना कोई एक अच्छा कार्य किया है और देश के वो बाकी अच्छे कार्यों में लगे। जी सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जब हम बात करते हैं, और हमने आईपीसी में भी देखा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे बहुत सारे ऐसे कानून, और कुछ लोगों का तो ये भी तर्क है कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका मिसयूज़ भी होता है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को भारतीय न्याय संहिता में किस प्रकार से देखा जा रहा है? भारतीय न्याय संहिता में देखो, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया, और जहाँ तक महिला की बात है, महिलाओं के लिए कोई विशेष रूप से कानून बने हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि उनके लिए बहुत विशेष कानून बनाए गए या ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, क्योंकि महिला हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी बहन है, माता है, बेटी है, और हमारे परिवार के साथ अंग संग है। तो हमारे परिवार में हम देखते हैं कि जब हमारे परिवार के सदस्यों में इनका पूरा 50-50, तो क्या कहता हूँ मैं कि पूरा का पूरा इनका सहयोग रहता है, तो इनके लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं वो कम बनाए गए हैं। लेकिन खासतौर पर भारतीय न्याय संहिता में ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि इनके लिए अब जितने भी अपराध हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, वो एक ही चैप्टर 5 में जो है ना समाहित किए गए हैं। उसके पीछे एक हेतु रहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जितने भी अपराध हैं उनको एक महत्व दिया गया है,
और इसके महत्व के पीछे जो हेतु रहा है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद के मुताबिक और एक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के मुताबिक और एक फंडामेंटल ड्यूटी के तहत राज्य के जो कर्तव्य बनते हैं उन कर्तव्यों के तहत ही इस चैप्टर को समाहित किया गया है। जो पुराना हमारा पेनल कोड था उसमें ये बिखरे हुए थे, लेकिन उन बिखराव को दूर करने के लिए अध्याय 5 में उन सबको जोड़ा गया है। जो भी अपराध महिलाओं और बच्चों से जुड़े हैं वो अध्याय 5 जो है न्याय संहिता में समाहित किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता में। जी सर, मोटर व्हीकल एक्ट का आपने जिक्र किया था और हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो ट्रकर्स थे, ट्रक चलाने वाले लोग थे, उन्होंने बड़ा मुखरता से विरोध किया बीएनएस का, और कुछ ऐसी भ्रांतियां भी थी बीएनएस से रिलेटेड, खासकर मोटर व्हीकल एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उस बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जहाँ तक मोटर व्हीकल एक्ट में ये जो प्रावधान है, ये पुराने पैनल कोड की हम बात करें तो 304A और 304AA में किया जाता था, और उसमें भी 304AA में भी 10 साल की सजा का प्रावधान था जी। 304AA के बाद, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 106(1) और 106(2) में ये प्रावधान किए गए हैं। 106(1) में तो जो प्रावधान है वो 2 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन 106(2) वो प्रावधान है कि नेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट के तहत आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं और एक्ट करने के बाद घायल को वहीं छोड़ कर करके वहां से भाग जाते हैं, तब उसमें सजा का प्रावधान जो है ना बढ़ाया गया था और उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान जो है किया गया था। लेकिन जब पहले ये कानून बना था तब भी जनप्रतिनिधियों और जन भावनाओं को देख करके इस कानून को बनाया गया था, पर लेकिन एक वर्ग को लगा कि ये केवल हमारे विरुद्ध ही है, इसलिए जब वो बात आई तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस 106(2) के प्रावधान को अभी तक स्थगित रखा हुआ है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन वो कानून किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि सब लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, क्योंकि घायल कोई भी हो सकता है और किसी को भी चोट लग सकती है या किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, तो कम से कम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए या कम से कम उसको प्राथमिक उपचार मिले, इस उद्देश्य से वो सेक्शन बनाई गई थी। लेकिन उसको स्थगित रखा गया है, जब भी लोगों की भावना होगी तो उसको फिर से लागू किया जाए। जी रामलाल जी, आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं, इतने सालों का आपका वकालत का भी एक्सपीरियंस रहा है, और तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और बड़ा सिंपली लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई केस का निर्णय होता है वो तो एविडेंस के वजह से होता है, जो भी एविडेंस कोर्ट में आता है, तो एविडेंस को, और अक्सर हम देख रहे हैं आज के युग में तो एविडेंस लोग व्हाट्सएप या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में लोगों के पास होता है, जो पहले एडमिसिबल नहीं था आईपीसी के तहत। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर एविडेंस को किस प्रकार से बीएनएस में दर्शाया गया है? बहुत अच्छी बात की आपने कि एविडेंस की जहाँ तक बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में, और जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो, विजुअल, और हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, हमारी लोकेशन, हमारी फ़ोन की कॉल डिटेल, हमारे व्हाट्सएप की चैटिंग, और उसके उपरांत जितनी भी हमने सर्फिंग की होती है उस सर्फिंग को भी अब जो है एक प्राइमरी एविडेंस के तौर पर देखा जाएगा और इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और उसको प्रूव करने के लिए जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 में बना था, जिसकी सेक्शन 65 और 67 ये दोनों उसमें लागू होती थी, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता था 65 के तहत कि ये जो आईटी एक्ट के तहत हमारा कंप्यूटर सही रूप से काम कर रहा था और इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं की गई है। लेकिन अब जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने नई तकनीक और नया जो विज्ञान आया है, इस नए विज्ञान को इन समाहित किया है, जिसके कारण अब न्याय में देरी भी नहीं होगी और न्याय मिलेगा भी। और ख़ास तौर पर इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन को, जो कि जिसमें फॉरेंसिक साइंस की बात करें, और फॉरेंसिक साइंस को तो अब इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के मुताबिक, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी 7 साल से अधिक जुर्म कैद वाले जो मुकदमे हैं उनमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का होना बड़ा जरूरी माना गया है, जिसमें भी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट साथ जाएगा और उस सारे जो प्रक्रिया की जो है वीडियोग्राफी भी की जाएगी और वैज्ञानिक आधार पर जो है ना सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। और जब वैज्ञानिक आधार पर सबूत इकट्ठे किए जाएंगे तो जो उनका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, तो फॉरेंसिक एनालिसिस से जब हम उसको जो मौखिक साक्ष्य के साथ जब उसको कॉर्पोरेट करेंगे, मिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि सही अपराधी को सही न्याय मिलेगा और जो सही
जो दोषी बेगुनाह, जी। जो बेगुनाह है उसको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय दोनों को ही मिलना चाहिए, अपराधी को भी न्याय मिलना चाहिए और जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसके लिए भी न्याय मिलना चाहिए। जी सर, आपने न्याय का जिक्र किया, पर अक्सर हम ये कहते हैं कि त्वरित न्याय हमें मिलना चाहिए, स्पीडी जस्टिस हमें मिलना चाहिए, पर स्पीडी जस्टिस में सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि एडजर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं कोर्ट्स में, और कई बार पर्पसफुली भी लोग एडजर्नमेंट लेते हैं क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है कि केस को जितना ज़्यादा हम ड्रैग कर सकें उतना ज़्यादा हम अपोनेंट को तंग कर पाएंगे। तो एडजर्नमेंट का जो ये एक इशू रहता था त्वरित न्याय के में, सबसे बड़ी बाधा ही एडजर्नमेंट थी, इसको कैसे टैकल किया गया BNS? त्वरित न्याय के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहले केस का चलान पुटिन होता था, आरोप पत्र फाइल होता था, तो आरोप पत्र फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम होने में ही 2 या 3 साल का समय लग जाता था। लेकिन अब नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि जब एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिनों के भीतर आपको जो है आरोप लगाना होगा, जिसको चार्ज फ्रेम कहना है। और दूसरा, अगर हम चार्ज फ्रेम अगर 30 दिनों के भीतर नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रावधान के तहत उसको 30 से 45 दिनों तक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष उल्लेख जो है उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या कंसर्न सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज को जो है उसमें करना पड़ेगा। और उसके उपरांत जब पहले क्या होता था कि जब जजमेंट सुन ली जाती थी, आर्गूमेंट सुन लिए जाते थे, आर्गूमेंट सुनने के बाद कई दिनों तक जो है जजमेंट रिजर्व रहती थी, 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने तक जजमेंट रिजर्व होने तक जो है जजमेंट नहीं आती थी। लेकिन अब इस नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि आर्गूमेंट सुनने के बाद, बहस सुनने के बाद 30 दिनों के भीतर जो है ना हमको जजमेंट देना अनिवार्य बनाया गया है। और अगर फिर भी कोई विशेष परिस्थितियों में अगर उसको थोड़ा सा और बढ़ाना हो तो 30 से 45 दिनों के अंदर उस जजमेंट को देना होगा। और जजमेंट को देने के उपरांत भी कई दिनों तक जो है हमारे दोषी को भी कॉपी नहीं मिलती थी और जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसको भी कॉपी नहीं मिलती थी। तो उसके लिए भी अब 7 दिनों के अंदर, जजमेंट प्रोनाउंस करने के 7 दिनों के भीतर ही उसको जो दोषी है उसको निशुल्क कॉपी का प्रावधान किया गया है, जजमेंट देने का प्रावधान किया गया है, और जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसको भी निशुल्क कॉपी देने का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। और खासतौर पर जो एडजॉइनमेंट की बात करते थे कि जिसमें पहले सामान्य तौर पर दीवानी मुकदमा में सेक्शन 35 के तहत 3 बार एडजॉइनमेंट लेने का एक प्रावधान था, प्रचलन था, और बार बार जो है ना तारीख पे तारीख पड़ती थी। लेकिन अब इस नए कानून के मुताबिक जो है अब जो है 2 बार से ज़्यादा जो है तारीख नहीं ली जा सकती, और 2 बार से ज़्यादा अगर तारीख लेनी हो तो उसका विशेष उल्लेख जो है ऑर्डर में किया जाना चाहिए। और वैसे तो इसमें बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये जो त्वरित न्याय के लिए जो इसमें प्रावधान डाले गए हैं वो बहुत ही उपयोगी रहेंगे अब आने वाले समय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और हमारे देश में जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जी सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब BNS लागू हो जाएगा 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, तो ये इंक्लूसिविटी को लेकर चलेगा। पहले हम देखते थे कि सिर्फ मेल और फीमेल की ही बात होती थी, पर अब हम देख रहे हैं कि मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर वर्ड का भी इस्तेमाल किया। मैं संक्षेप में जवाब चाहूँगा आपसे। ये जो वर्ड है, ये तो देखिए कि ये जो शब्द है हमारे भारतीय दर्शन और जो न्याय दर्शन में तो पहले से ही ये तीनों शब्दों का उल्लेख था, पर जहां तक बात करते हैं कि हमारे इंडियन पैनल कोड में इसका उल्लेख पहले से नहीं था, पर लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए और सामाजिक मांग को देखते हुए इस शब्द को जोड़ा गया है। तो इस शब्द से कोई ज़्यादा बड़ा हेर फेर नहीं होने वाला है, पर लेकिन जो इस समुदाय वर्ग से आते हैं लोग, उनके लिए न्याय मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है कि उनके विरुद्ध कोई अपराध होता है या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की जाती है तो उसके लिए न्याय मिलने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। और खासतौर पर इस भारतीय न्याय संहिता में कुछ ऐसे शब्दों को भी हटाया गया है, जिसमें क्वीन शब्द को हटाया गया है और कुछ ऐसे औपनिवेशिक शब्द थे उनको हटाया गया है जो कि हमें कई बार दास्ता की याद दिलाते थे, उन शब्दों को हटाया गया है। बाकी इसमें जो न्याय प्रक्रिया जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन सबको इसमें समाहित किया गया है। जी, पर आपको लगता है सर BNS आने के बाद कहीं ना कहीं त्वरित न्याय, और न्याय की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो वो लोगों को त्वरित मिलेगा? संक्षेप में जवाब। मेरा तो मानना है त्वरित न्याय मिलेगा, वैज्ञानिक आधार पर न्याय मिलेगा और इस संहिता के लागू होने से सामाजिक न्याय मिलेगा। सर, आप हमारे विशेष कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।